Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to discuss regarding asthma, very important topic. So बहुत सिंपल वे में हम अस्थमा को पढ़ने वाले हैं. सो अस्थमा अगर हम बात करें कि अस्थमा क्या होता है, सो अस्थमा इट इज अ वेरी क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज. ठीक है, क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज तो है इन विच जो ब्रोंकाई बेसिकली जो है ना, हमारा जो ब्रोंकाई है वो क्या हो जाता है, हाइपर सेंसिटिव हो जाता है. हाइपर सेंसिटिव बोले तो कि मतलब हाइपर रिएक्टिव हो जाता है इन रिस्पॉन्स टू एनी ट्रिगर्स. जो भी ट्रिगर्स होते हैं, जो भी लेट्स सपोज कुछ भी ट्रिगर्स हो सकता है, आगे हम पढ़ेंगे. एनी एलर्जेंस हो गया या फिर वेदर में चेंजेस हो गया, स्मोकिंग हो गया. सो बिकॉज ऑफ दैट ट्रिगर्स की वजह से जो हमारा ब्रोंकाई जो है ना वो हाइपर रिस्पॉन्सिव हो जाता है, हाइपर सेंसिटिव हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो ये ब्रोंकाई है ना वो क्या हो जाता है, कंस्ट्रिक्ट हो जाता है. अब कंस्ट्रिक्ट हो जाएगा तो स्पेस कम हो जाएगा, मतलब कि ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा एंड देन पेशेंट को क्या होगा, ब्रीदिंग डिफिकल्टीज होगा. सो वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब अस्थमा में एक चीज आपको इंपॉर्टेंट याद रखना, डेट इज द इरिवर्सिबल होता है. जो ये ऑब्स्ट्रक्शन जो मैंने बोला ना कि ब्रोंकाई जो है कुछ भी एनी क्या बोलते हैं ट्रिगर्स आया एंड बिकॉज ऑफ दैट ट्रिगर्स जो ब्रोंकाई है वो क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्ट होता है, कॉन्स्ट्रिक्ट होता है. एंड दिस ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन, दिस ऑब्स्ट्रक्शन इज रिवर्सिबल. वेरी इंपॉर्टेंट. जो ये हमारा ऑब्स्ट्रक्शन है ना, ये क्या है, दिस इज द रिवर्सिबल है. रिवर्सिबल है मतलब क्या बोला, मतलब ये है कि अगर आपने उनको ब्रोंको डायलेटर दिया, कंस्ट्रिक्ट हुआ है, ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है एंड देन आपने पेशेंट को ब्रोंको डायलेटर दिया है, लेट्स सपोज आपने साल्ब्यूटामोल, फॉर्मिट्रोल कुछ भी पेशेंट को दिया, देन क्या होगा, वो जो कंस्ट्रिक्शन हुआ था ना वो रिजॉल्व हो जाएगा. सो दैट इज द रिवर्सिबल है. बट सीओपीडी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, वो रिवर्सिबल नहीं होता है. ठीक है ना. सो अगर हम बात करें व्हाट इज अस्थमा, सो अस्थमा इज द क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज ऑफ एयरवेज इन विच जो ब्रोंकाई है ना वो क्या हो जाते हैं, हाइपर रिस्पॉन्सिव हो जाते हैं एंड नैरो व्हेन एक्सपोज टू ट्रिगर्स कुछ भी हो सकता है, आगे हम पढ़ेंगे. बिकॉज ऑफ ट्रिगर्स वो जो ब्रोंकाई है हाइपर रिस्पॉन्सिव हो गई है और नैरो हो जाएगी, जो जिसकी वजह से क्या होता है, रिवर्सिबल एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन. दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट. दिस रिवर्सिबल इज द की थिंग्स इन द अस्थमा. ठीक है ना. सो रिवर्सिबल एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होगा बिकॉज ऑफ एनी ट्रिगर्स, क्योंकि जो ब्रोंकाई है वो हाइपर रिस्पॉन्सिव हो रखी है. सो इट इज अ क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज. सो इन अस्थमा देयर इज थ्री थिंग्स. फर्स्ट इज द रिवर्सिबिलिटी होती है. रिवर्सिबिलिटी मतलब कि जो ये ऑब्स्ट्रक्शन है वो रिवर्सिबल है, आपने ब्रोंको डायलेटर दिया देन ये जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो खत्म हो जाएगा. सो दैट इज द रिवर्सिबिलिटी होती है. सेकेंड थिंग की एपिसोडिक होती है, कि पेशेंट को जब कुछ ट्रिगर्स मिलते हैं, कुछ भी एलर्जेंस हुआ, कुछ भी वेदर चेंज हुआ, सो एपिसोडिक पेशेंट का जो सिम्टम्स है वो आपको दिखेगा, है ना. मतलब कि आपको पेशेंट को वीजिंग हो गया, चेस्ट ब्रीदिंग डिफिकल्टीज हो गया, है ना. सो ये आपको सिम्टम्स दिखेंगे, दैट इज एपिसोडिक होता है, आएगा देन चला जाएगा. ठीक है ना. गोज कम एंड गोज. सो दैट इज एपिसोडिक है. एंड थर्ड इज द नॉक्टर्नल और अर्ली मॉर्निंग अटैक. सो बेसिकली जो अस्थमा वाले पेशेंट होते हैं ना, उनको बेसिकली नाइट में या फिर मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग लाइक 4 to 6 AM के टाइम में बेसिकली ये अटैक आपको देखने को मिलता है, क्योंकि एपिनेफ्रिन डिक्रीज हो जाता है, वेगस नर्व स्टिमुलेट हो जाता है, जिसकी वजह से ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होता है, जिसकी वजह से बेसिकली आपको जो अर्ली मॉर्निंग या फिर नाइट में सिम्टम्स देखने को मिलता है. सो फर्स्ट इज रिवर्सिबिलिटी होती है, एपिसोडिक होता है, देन नॉक्टर्नल या फिर अर्ली मॉर्निंग अटैक आते हैं. ठीक है ना. सो दिस थ्री थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो जो हमने बोला ना कि एनी ट्रिगर्स की वजह से बेसिकली ये हो रहा है. सो जो ट्रिगर्स है, जो वो एग्रीवेटिंग फैक्टर्स है, वो कुछ भी हो सकते हैं. एनी एलर्जी हो गया, कुछ भी पेशेंट से किसी को लाइक पॉलन ग्रेन से एलर्जी है, कुछ भी डस्ट से एलर्जी है, कुछ स्मोकिंग से एलर्जी है ना, सिगरेट से एलर्जी है. सो एनी एलर्जेंस हो गया, एनी एलर्जी हो गया, या फिर इन्वायरमेंटल चेंजेस हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, विंटर में बहुत ज्यादा कॉमन हो जाता है ये, है ना, या फिर बहुत वार्म ह्यूमिड मौसम इन्वायरमेंट हो तो ये ज्यादा कॉमन देखने को मिलता है. ठीक है ना. उसके अलावा कुछ फूड से, जैसे कि बेसिकली सी फूड से बहुत ज्यादा एलर्जी होती है. सी फूड, लेट्स सपोज कोई अस्थमा का पेशेंट है, वो सी फूड खाते एकदम से एपिसोडिक उसको एकदम से सिम्टम्स दिखने को मिलेगा, है ना. ब्रोंको कंस्ट्रिक्ट हो जाएगा, पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत हो जाएगा. सो फूड हो गया. उसके अलावा लाइक एक्सरसाइज कर लिया, खूब ज्यादा क्या बोलते हैं विग्रस एक्सरसाइज कर लिया है, स्ट्रेस ले लिया है, या फिर वायरल रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया है ना, लाइक कोल्ड हो गया पेशेंट को, तो आपको एकदम से ज्यादा सिम्टम्स दिखने को मिलेगा. ठीक है. उसके अलावा ड्रग की बात करें तो एस्पिरिन ऑल्सो लाइक एक्ट एज ए एग्रीवेटिंग फैक्टर. ठीक है ना. सो ये आपके कुछ हमारा एग्रीवेटिंग फैक्टर है या फिर ट्रिगर्स है फॉर अस्थमा. अगर हम पैथोफिजियोलॉजी की बात करें, सिर्फ बेसिकली क्या हो रहा है, सो दैट ट्रीटमेंट उसी के अकॉर्डिंग मिलेगा. सो बेसिकली आपको क्या याद करना है, सबसे पहले ना बेसिकली क्या होता है कि जो अस्थमा वाले पेशेंट को बेसिकली क्या हो रहा है कि सबसे पहले
कुछ भी एनी ट्रिगर्स की वजह से वो ट्रिगर्स आया, वो ट्रिगर्स की वजह से क्या होगा कि जो हमारे इम्यून सेल्स है, जो हमारे इम्यून सेल्स है, अगर हम इम्यून सेल्स की बात करें, जैसे कि हमारा इम्यून सेल्स में हमारा हो गया मास्ट सेल हो गया, है ना? मास्ट सेल्स हो गया, लिम्फोसाइट्स हो गया, ठीक है? लिम्फोसाइट्स हो गया, ठीक है ना? इओसिनोफिल्स हो गया, ठीक है ना? ये सारे लोग क्या करेंगे, ये हमारे इम्यून सेल्स है। सो हमारे ट्रिगर्स आया, कुछ भी ट्रिगर्स आया जिसकी वजह से जो हमारे ये इम्यून सेल्स है वो एक्टिवेट होंगे एंड ये क्या रिलीज करेंगे, ये हमारे केमिकल रिलीज करेंगे जिसको मेडिएटर्स भी बोल सकते हो। एंड वो केमिकल क्या क्या रिलीज कर सकते हैं, लाइक हिस्टामिन रिलीज कर सकते हैं, है ना? हिस्टामिन हो गया, ल्यूकोट्रिन्स हो गया, ठीक है ना? ल्यूकोट्रिन्स हो गया, प्रोस्टाग्लैंडिन हो गया, ठीक है ना? साइटोकाइन्स हो गया। सो ये सारे मेडिएटर्स रिलीज करेंगे। अब ये मेडिएटर्स रिलीज हो गया तो क्या होगा, ये क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल ये वेजोडाइलेशन करेंगे। वेजोडाइलेशन मतलब कि जो ब्रोंकियल के जो वहाँ पे जो वेसल्स है वो डायलेट हो जाएंगे। वो डायलेट होंगे मतलब कि वहाँ पे बहुत सारा ब्लड आएगा, है ना? अगर वेजोडाइलेशन होगा तो मतलब ब्लड ज्यादा अच्छे, ब्लड का फ्लो इंक्रीज हो जाएगा, सो वेजोडाइलेशन होगा, ठीक है ना? और क्या होगा, वेजोडाइलेशन होगा और जो कैपिलरी परमिएबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। कैपिलरी परमिएबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से जो एयरवे की जो लाइनिंग है ना वो कैसा हो जाएगा, पफी हो जाएगा, थिक हो जाएगा, वहाँ पे बहुत सारा ब्लड फ्लो होगा। प्लस और क्या होगा, उसके अलावा हमारा जो क्या बोलते हैं, ये हमारा इम्यून सेल एक्टिवेट हो गया तो ऑफकोर्स वहाँ पे डब्ल्यूबीसी भी आएंगे। सो ठीक है, सो हमारा डब्ल्यूबीसी भी आएगा, व्हाइट ब्लड सेल्स भी आएंगे, जिसकी वजह से और इन्फ्लेमेशन होगा, और इन्फ्लेमेशन होगा, है ना? और इन्फ्लेमेशन होगा, ठीक है, और इन्फ्लेमेशन हो गया। और क्या होगा, और जो हमारा म्यूकस सिक्रीशन है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना? म्यूकस सिक्रीशन इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना? प्लस ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होगा, ठीक है ना? सो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होगा, बेसिकली जो हमारा ब्रोंकाई है, जो हमारा ब्रोंकाई है, ब्रोंकाई की जो स्मूथ मसल है वो क्या होंगे, स्पेजम होंगे। सो स्पेजम होगा तो क्या होगा, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होगा, ठीक है ना? सो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होगा। प्लस जो अंदर की जो लाइनिंग है वो भी क्या हो रखी है, स्वेलिंग हो रखी है, इन्फ्लेम्ड हो गई है, स्वेलिंग हो गई है, क्योंकि वहाँ पे वेजोडाइलेशन हो रखा है, वहाँ पे क्या बोलते हैं, कैपिलरी परमिएबिलिटी इंक्रीज हो रखी है, सो इन्फ्लेम्ड होगा, स्वेलिन होगा। प्लस म्यूकस इंक्रीज भी हो गया है, म्यूकस क्या बोलते हैं, सिक्रेशन भी इंक्रीज हो गया है, ठीक है ना? सो ऑलरेडी ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हुआ पहले, क्योंकि जो हमारा जो स्मूथ मसल है वो स्पेजम हुआ तो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हुआ। उसके अलावा जो अंदर की जो लाइनिंग है उसमें इन्फ्लेम्ड हो रखी है, वो स्वेलिंग हो रखी है, तो और हमारा स्पेस कम हो गया। प्लस उस पर और चार चांद क्या लग गया कि वहां पे म्यूकस सिक्रेशन भी इंक्रीज हो गया। सो म्यूकस सिक्रेशन इंक्रीज हो गया, वो थिक म्यूकस सिक्रेशन है, सो जो थोड़ा बहुत स्पेस अगर होगा भी वो भी पूरा ब्लॉक हो गया। सो जिसकी वजह से बेसिकली क्या हो, जो ब्रोंकाई है वो क्या होगी, पूरी की पूरी ऑब्स्ट्रक्ट हो गई है। ब्रोंकाई में क्या हो गया, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, कंस्ट्रिक्शन हो गया। सो बेसिकली दैट इज द पैथोफिजियोलॉजी, एंड वो सब क्यों है, बिकॉज ऑफ एनी ट्रिगर्स। ट्रिगर्स की वजह से जितने भी हमारे इम्यून सेल्स है वो एक्टिवेट होगा एंड वो हमारे लाइक प्रोस्टाग्लैंडिन, हिस्टामिन, ये सारा रिलीज करेगा एंड जिसकी वजह से ये सारा क्या बोलते हैं, वेजोडाइलेशन होगा, कैपिलरी परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, क्या बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी आएगा तो और इन्फ्लेमेशन होगा, प्लस क्या बोलते हैं, हमारा म्यूकस सिक्रेशन इंक्रीज हो जाएगा और ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होगा। सो बिकॉज ऑफ दैट बेसिकली क्या हो गया, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो गया, जो ब्रोंकस है उसका जो स्पेस है वो कम हो गया, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, ठीक है ना? एंड बिकॉज ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन पेशेंट को क्या होगा, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होगा, वीजिंग होगा, ठीक है ना? क्योंकि वीजिंग क्यों होगा, क्योंकि जो ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है, सो एयरवे फ्लो नहीं हो पा रहा है, सो आपको ऐसे म्यूजिकल साउंड, आपको जब ऑस्कल्टेट करेंगे तो आपको म्यूजिकल साउंड ड्यूरिंग एक्सपिरेशन आपको ऑस्कल्टेट होगा, सो दैट इज व्हीजिंग होगा, है ना? सो दैट इज द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ अस्थमा। आई बात समझ में? सो ये हमारा हुआ था। सो क्लिनिकल फीचर्स क्या देखने को मिलेगा, तो अगर हम बोले मोस्ट कॉमन सिम्टम्स जो अस्थमा पेशेंट में होता है, दैट इज अ कफ होगा, एकदम से एपिसोडिक कफ हो गया, चेस्ट डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होगा, प्लस व्हीजिंग होगा। व्हीजिंग मतलब कि हाई पिच म्यूजिकल साउंड होगा ड्यूरिंग एक्सपिरेशन, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि एयरवे क्या हो गई है, एयरवे हमारा नैरो हो गया है, एयरवे नैरो की वजह से आपको बेसिकली व्हीजिंग, आपको ऑस्कल्टेट होगा, व्हीजिंग सुनने को मिलेगा, ठीक है ना? सो कफ, डिस्पनिया एंड व्हीजिंग इज द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स, ठीक है ना? सो ये हमारे क्लिनिकल फीचर्स होते हैं। देन हमारा जो अस्थमा है ना बहुत टाइप्स के होते हैं, लाइक परसिस्टेंट अस्थमा हो गया, देन हमारा अपने स्टेटस, जैसे आपने पढ़ा था ना स्टेटस एपिलेप्टिकस, ऐसे ही अस्थमा में भी स्टेटस अस्थमेटिकस होता है, मतलब कि एक्यूट सिवियर अस्थमा हो गया, ठीक है ना? देन एक्यूट एक्सजर्वेशन अस्थमा हो गया। सो ऐसे टाइप्स होते हैं एंड टाइप्स में भी बहुत सारी चीजें होते हैं, वो हम पढ़ने वाले हैं। सो सबसे पहले हम पढ़ते हैं परसिस्टेंट अस्थमा। सो परसिस्टेंट अस्थमा क्या होता है ना, परसिस्टेंट मतलब कि वो परसिस्टेंटली रहेगा, परसिस्टेंटली लाइक लेट्स सपोज 2 दिन, वीक में 2 दिन रह गया, वीक में मोर देन 2 दिन से ज्यादा, या फिर हमेशा ही उसको अस्थमा अटैक आते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम उसको सिम्टम्स दिखने को मिलते हैं, ठीक है ना? सो दैट इज द परसिस्टेंट अस्थमा। सो परसिस्टेंट मतलब परसिस्टेंटली रहेगा। सो परसिस्टेंट अस्थमा में बहुत टाइप्स के होते हैं, जैसे कि इंटरमिटेंट परसिस्टेंट अस्थमा हो गया, माइल्ड परसिस्टेंट हो गया, मॉडरेट परसिस्टेंट हो गया, या फिर सीवियर परसिस्टेंट हो गया। इंटरमिटेंट परसिस्टेंट कब बोलेंगे, जब अगर जो सिम्टम्स है ना वो लेस देन 2 डेज
पर वीक, वीक में लेस देन 2 डेज अगर सिम्टम्स आते हैं, प्रेजेंट होते हैं, तो उसको हम इंटरमिटेंट परसिस्टेंट अस्थमा बोलेंगे, ठीक है ना। इससे इंटरफेरेंस कुछ नहीं होगा, लाइक उसकी डेली जो एक्टिविटीज है, जो डेली की एक्टिविटीज होती है, क्योंकि अस्थमा में ना पेशेंट का लाइक जो अस्थमा का जो अटैक आता है ना, एक्यूट अस्थमा अटैक आता है, उसमें पेशेंट नॉट इवन टॉक, पेशेंट ना कुछ बोल सकता है, ना सो सकता है, ना लेट सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता है, लाइक बहुत सिवियर कंडीशन होता है। सो अगर इंटरमिटेंट परसिस्टेंट अस्थमा है, सो उसका जो डेली एक्टिविटीज है, जो डेली वो जॉब करता है, उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। एंड FEV1 मतलब कि फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम 1 इन 1 सेकेंड, मतलब कि बेसिकली आगे हम पढ़ेंगे कि हम अस्थमा पेशेंट का जो डायग्नोसिस है, हम स्पायरोमेट्री करते हैं, जिसमें हम फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकेंड में देखते हैं। मतलब कि हम क्या बोलते हैं पेशेंट को कि आप एक डीप ब्रेथ लो एंड देन फोर्सफुली इन 1 सेकेंड पे एक ब्लो करो, मतलब कि ब्लो करो कितना वो एक्सपायर कर सकता है। सो दैट इज द फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकेंड। सो नॉर्मली ये मोर देन 80% होना चाहिए, है ना, इन 1 सेकेंड में, बट इस अस्थमा पेशेंट में वो डिक्रीज होता है। सो बट अगर FEV1 नॉर्मल होगा, सो हम जो ट्रीटमेंट देंगे वो क्या देंगे, स्टेप 1 देंगे, वो आगे हम पढ़ेंगे स्टेप 1 में क्या देना है। बट अगर माइल्ड परसिस्टेंट अगर हमारा अस्थमा है, मतलब कि जो सिम्टम्स है ना वो मोर देन 2 डेज पर वीक होगा, एंड अगेन डेली एक्टिविटीज में उसके काम करने में कोई इंटरफेरेंस तो नहीं है, एंड FEV1 अगेन नॉर्मल होगा, तो हम जो ट्रीटमेंट देंगे डेट इज स्टेप 2 देंगे। एंड अगर मॉडरेट परसिस्टेंट अस्थमा है, मतलब कि उसको डेली सिम्टम्स आते हैं, डेली सिम्टम्स आते हैं, तो कुछ ना कुछ तो लिमिटेशन उसके डेली एक्टिविटीज में होगा, है ना, सम लिमिटेशन है। एंड जो FEV1 है डेट इज 60 to 80% है, मोर देन 80% इज नॉर्मल, सो 60 to 80% है, तो हम उसमें स्टेप 3 ट्रीटमेंट देंगे, ठीक है ना। बट इन सीवियर परसिस्टेंट अस्थमा, सो मतलब कि ऑल थ्रू डे, मतलब 7 डेज तो रहेगा ही रहेगा इन वीक, मतलब ऑल थ्रू डेज, पूरे दिन उसको ये कफ, डिस्पनिया, वीजिंग उसको है, प्रेजेंट है, सो ऑल थ्रू डे है। सो इसका मतलब कि उसको डेली एक्टिविटीज में तो एक्सट्रीम लिमिटेशन है, वो नहीं कर पाएगा डेली की एक्टिविटीज, जो उसका जॉब है, जो वो काम करता है, ऑफ कोर्स बिल्कुल नहीं कर पाएगा, बहुत लिमिटेशन आएगा, है ना। एंड FEV1 क्या होगा, लेस देन 60% होगा, तो हम उसमें स्टेप 4 ट्रीटमेंट देंगे, ठीक है ना। स्टेप 1 ट्रीटमेंट की बात करें तो हम बेसिकली इसमें क्या देते हैं, लो डोज कंट्रोलर थेरेपी देते हैं। सो बेसिकली क्या देते हैं, लो डोज इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देते हैं, जैसे कि ब्यूडीसोनाइड देते हैं, ब्यूडीसोनाइड देते हैं, ब्यूडीसोनाइड देते हैं, एंड प्लस क्या देते हैं, साबा, साबा इज द शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट, जैसे कि सालब्यूटामोल, मतलब कि एकदम से शॉर्ट एक्टिंग है, शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट है, मतलब कि एकदम से अटैक आया, आपने दिया, एकदम से रिलीफ मिलेगा, तो क्विक क्विक रिलीफ मिलेगा, शॉर्ट एक्टिंग है एंड क्विक रिलीफ मिलेगा, ठीक है ना, शॉर्ट एक्टिंग एंड क्विक रिलीफ मिलेगा, दैट इज सालब्यूटामोल देंगे एज पर नीडेड। मतलब जब सिम्टम्स आएगा, जैसे ही उसको सिम्टम्स आया, डिस्पनिया आया, विजिंग हुआ, उसको सांस लेने में दिक्कत हुआ, सो एकदम से वो ले लेगा जैसे उसको आएगा, है ना, एज पर नीडेड, हमेशा नहीं, एज पर नीडेड फॉर स्टेप 1। स्टेप 2 लाइक फॉर माइल्ड परसिस्टेंट अस्थमा, हम क्या देंगे, लो डोज इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स डेली देंगे, मतलब ब्यूडीसोनाइड का जो इनहेलर होगा उसको डेली लेना होगा। प्लस उसके बाद भी अगर उसका सिम्टम्स इंप्रूव नहीं होता है, उसको एकदम से लाइक बहुत ज्यादा वीजिंग, बहुत ज्यादा कफ, डिस्पनिया आते रहते हैं, सो फॉर डैट लाइक उस टाइम वो साबा भी ले सकता है, मतलब शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट ले सकता है, क्योंकि ये शॉर्ट एक्टिंग होता है, क्विक रिलीफ देता है, सो लाइक सालब्यूटामोल वो एज पर नीडेड ले सकता है अगर उसका सिम्टम थोड़ा सा वर्स हो जाता है तो, ठीक है। देन स्टेप 3 में लाइक मॉडरेट परसिस्टेंट, मतलब कि उसको डेली सिम्टम्स आते हैं, तो इन दैट केस उसको लो डोज इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स प्लस लावा उसको डेली लेना पड़ेगा। लावा बोले तो फॉर्मोटिरोल, फॉर्मोटिरोल, बहुत सारे ड्रग्स होते हैं, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, फॉर्मोटिरोल जैसे लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट, मतलब कि ये थोड़ा लॉन्ग टाइम तक एक्शन रहेगा इसका, सो लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट। साबा इज द शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट, जो क्विक रिलीफ देगा, जस्ट, है ना, शॉर्ट एक्टिंग के लिए होगा, शॉर्ट टाइम के लिए होगा, दैट इज सालब्यूटामोल। एंड लावा इज द लॉन्ग एक्टिंग है, दैट इज द फॉर्मोटिरोल। एंड आजकल तो लाइक हमारे कॉम्बिनेशन आता है, लो डोज इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड दैट इज द ब्यूडीसोनाइड प्लस फॉर्मोटिरोल का, दोनों का कॉम्पोजिशन भी आता है, ठीक है ना। स्टेप 4 में क्या होता है कि ऑल थ्रू डे उसको सिम्टम्स प्रेजेंट है, तो उसको मीडियम टू हाई डोज इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स लेने होंगे, प्लस लावा दैट इज लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट, एंड प्लस कुछ एड ऑन भी ड्रग्स ले सकते हैं, एड ऑन में लाइक टायोट्रिपियम, लाइक जैसे कि लामा दैट इज लॉन्ग एक्टिंग मस्करिनिक एंटीगोनिस्ट, दैट इज एंटीकोलिनर्जिक है, जो कि ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन को क्या करेगा, कम करेगा, ठीक है ना। सो
टायोट्रोपियम हो सकता है या फिर ओमेलिजुमैब हो गया जो कि एंटी आईजीई है, क्योंकि बेसिकली इन्फ्लेमेशन हो रहा है ना अस्थमा में, सो ये सारा दे सकते हैं, ठीक है ना। सो एड ऑन ड्रग्स भी ऐड करने होंगे इन स्टेप 4 में। सो आई थिंक ये आपको चीजें समझ में आ गई होगी। परसिस्टेंट अस्थमा जो कि लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम रहेगा, लाइक वीक में 1 दिन 2 दिन हो गया, 2 दिन से ज्यादा ऑल थ्रू डे, सो दैट इज अ परसिस्टेंट अस्थमा। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 एंड स्टेप 4 उसका ट्रीटमेंट होता है। सो दैट इज द फर्स्ट टाइप। सेकेंड टाइप क्या होता है? एक्यूट अस्थमा एक्सजर्वेशन, मतलब कि एकदम से होगा अस्थमा का जो अटैक एकदम से होगा एंड बहुत सिवियर वाला होगा, ठीक है ना। सो ये भी जो एक्यूट अस्थमा एक्सजर्वेशन भी लाइक माइल्ड होते हैं, माइल्ड एक्यूट अस्थमा एक्सजर्वेशन हो सकता है, या फिर मॉडरेट हो सकता है, या फिर सिवियर हो सकता है, या फिर सिवियर हो सकता है, ठीक है ना। माइल्ड कब बोलेंगे? जब FEV1 फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकेंड जो है वो हमारा मोर देन 70% रहेगा, एंड हम PaO2 जब करेंगे, ABG करेंगे, तो PaO2 जो है वो नॉर्मल रहेगा, है ना, नॉर्मल लाइक 100 रहेगा। सो दैट इज माइल्ड एक्यूट अस्थमा एक्सजर्वेशन। बट अगर मॉडरेट कब बोलेंगे? अगर जो जो हमारा FEV1 है ना, अगर 40 to 69% के बीच में है, और PaO2 जो है वो अभी भी मोर देन 60 mmHg है ना, 60 mmHg मोर देन है, सो हम उसको मॉडरेट एक्यूट अस्थमा एक्सजर्वेशन बोलेंगे। अगर सीवियर कब बोलेंगे? अगर जो FEV1 है ना वो लेस देन 40% है, प्लस पेशेंट को जो PaO2 है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो भी लेस देन 60 mmHg हो रहा है, मतलब कि साइनोसिस भी डेवलप होने वाला है। सो इसको हम बोलेंगे सीवियर एक्यूट अस्थमा एक्सजर्वेशन। सो फॉर सीवियर एक्यूट मतलब ये जो हमारा एक्यूट अस्थमा मतलब एकदम से सिम्टम्स होगा, एक्यूट होगा, सो एक्यूट अस्थमा एक्सजर्वेशन के लिए हम क्या दवाई देते हैं? दैट इज द डोज मेडिसिन जो कंट्रोलर है, कंट्रोलर ड्रग्स जो है हमारा लो डोज इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हो गया, प्लस हमारा लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट जो पेशेंट ले रहा था उसके डोज को इंक्रीज कर देते हैं, है ना। मतलब जो हमारा इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ड्रग प्लस हमारा लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट जो ड्रग्स है ना, इसके डोज को क्या करेंगे? इंक्रीज कर देंगे। मतलब कंट्रोलर, जो इसको कंट्रोलर थेरेपी बोलते हैं, जो कंट्रोल मतलब सिम्टम्स को कंट्रोल करके रखता है ना। सो कंट्रोलर मेडिसिन जो है ना उसके डोज को इंक्रीज करेंगे, ठीक है। स्टिल उसका क्योंकि ये क्या है, एक्यूट अस्थमा एक्सजर्वेशन है, तो हम क्या देंगे? देन हम साबा भी देंगे, दैट इज द साल्ब्यूटामोल, मतलब शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट देंगे, जो कि एकदम शॉर्ट एक्टिंग है, एकदम से क्विक रिलीफ देगा, है ना। सो हम साल्ब्यूटामोल भी देंगे, प्लस हम कुछ ओरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि हमारा हो गया हाइड्रोकोर्टिसोन, है ना, डेक्सामेथासोन। सो हम ओरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स भी हम ऐड कर सकते हैं। सो जो भी हमारा कंट्रोलर ड्रग है उसके डोज को इंक्रीज करेंगे, प्लस हम सावा देंगे, प्लस ओरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देंगे, क्योंकि इन्फ्लेमेशन हो रहा है ना, सो इसलिए हम स्टेरॉइड्स भी देंगे, ठीक है ना। बट अगर स्टिल आपने ये थेरेपी दे दी, स्टिल ये आपने मेडिसिन दे दिया, स्टिल पेशेंट जो है इनएबिलिटी टू लाइफ फ्लैट, क्योंकि जो अस्थमा वाले पेशेंट होते हैं ना वो उनमें ब्रीदिंग डिफिकल्टीज इतना ज्यादा होता है ना कि दे कांट फ्लैट लाई, उनको पूरी रात रात जग ऐसे बैठ के दिन रात गुजारनी पड़ती है, इतना सिम्टम्स वर्स होता है, क्योंकि वो जैसे ही लेटता है ना उसको ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन तो हो ही रखा है, सो उसकी वजह से और उस क्या बोलते हैं सिक्रीशन भी प्रोड्यूस हो रहा है, सो बिल्कुल सांस नहीं मिल पाती है उसको, सो उसको एकदम बैठ के पूरी रात काटनी पड़ती है, क्योंकि बेसिकली नॉकटर्नल अटैक आते हैं या फिर अर्ली मॉर्निंग अटैक आते हैं, सो उनको बैठ के रात गुजारनी पड़ती है। प्लस ही कांट स्पीक, ही कांट लाइक, वो कुछ बोलेगा भी तो लाइक सिंगल वर्ड्स में बोलेगा कि मैं आ गया, मैं सांस नहीं, ऐसे कुछ एक एक सिंगल वर्ड्स में आंसर बोलेगा, ठीक है ना। सो इनएबिलिटी टू लाई फ्लैट, कांट स्पीक, कांट टॉक, ठीक है। एंड FEV1 जब आप चेक करोगे जो कि लेस देन 25% होगा, एंड आपने ये जो ट्रीटमेंट दिया, ये सारा ट्रीटमेंट देने के बाद आप जो पोस्ट ट्रीटमेंट चेक करोगे, देन अगेन जो FEV1 है दैट इज फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकेंड स्टिल लेस देन 40% है, तो आपको मतलब कि मतलब पेशेंट को हॉस्पिटलाइजेशन की नीड है, यू हैव टू एडमिट दिस पेशेंट, ठीक है ना। सो दैट इज द क्राइटेरिया फॉर हॉस्पिटलाइजेशन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक्यूट अस्थमा एक्सजर्वेशन ये हम मेडिसिन देते हैं, एंड स्टिल अगर पेशेंट को ये सारी डिफिकल्टीज होता है देन हॉस्पिटलाइजेशन करते हैं, देन लाइक जो भी हो सकता है वो करना होगा, ठीक है। सो ये हमारा एक्यूट अस्थमा एक्सजर्वेशन हो गया। हमने फर्स्ट पढ़ा था परसिस्टेंट अस्थमा, देन सेकंड हमने पढ़ा एक्यूट अस्थमा एक्सजर्वेशन जो कि माइल्ड, मॉडरेट या फिर सीवियर हो सकता है। परसिस्टेंट अस्थमा इंटरमिटेंट हो सकता है, माइल्ड हो सकता है, मॉडरेट हो सकता है, या फिर सीवियर परसिस्टेंट हो सकता है। ऐसे ही एक्यूट अस्थमा एक्सजर्वेशन भी माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर हो सकता है। एंड देन थर्ड क्लासिफिकेशन आता है, ऐसे तो अस्थमा के और भी बहुत सारे टाइप्स है, बट मैं इंपॉर्टेंट टाइप्स जस्ट आपको बता रही हूँ। थर्ड क्लासिफिकेशन इज द एक्यूट सीवियर अस्थमा, जिसको हम स्टेटस अस्थमेटिकस भी बोलते हैं। स्टेटस अस्थमेटिकस या फिर एक्यूट सीवियर अस्थमा मतलब क्या है? मतलब कि रैपिड ऑनसेट तो है ही है,
जैसे ये हमारा एक्यूट अस्थमा एक्सेजर्बेशन रैपिड ऑनसेट था, वैसे ये भी रैपिड ऑनसेट है, बट इट इज वेरी सीवियर एंड परसिस्टेंट अस्थमा, सीवियर भी है और परसिस्टेंटली है, ठीक है। दैट डज नॉट रिस्पॉन्ड टू कन्वेंशनल थेरेपी, जो उसका थेरेपी जा रहा है, जैसे कि आपने उनका जो कंट्रोलर मेडिसिन है उसका डोज इंक्रीज कर दिया, आपने उसको साबा भी दे दिया, आपने ओरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दे दिया, स्टिल उसका जो सिम्टम्स है वो सही नहीं हो रहा है, कांट एबल टू टॉक इन वर्ड, मतलब कि कांट एबल टू क्या बोलते हैं, स्पीक, टॉक, वो ऐसे वर्ड्स में बात कर रहा है, मैं सांस नहीं, ऐसे वर्ड में बात कर रहा है, सो टॉक इन वर्ड, कांट लाई फ्लैट, है ना, एजिटेटेड है, ऑफ कोर्स एजिटेटेड तो होगा ना, सांस नहीं आ रही अच्छे से, ट्राइपॉड पोजीशन मेंटेन कर रखा है सो दैट थोड़ा सा सांस लेने में इजी हो ना, ट्राइपॉड पोजीशन मेंटेन कर रखा है, एक्सेसरी मसल्स यूज कर रहा हो, रेस्पिरेटरी रेट जो है मोर देन 30 पर मिनट हो, है ना, टेकिकार्डिया भी है, हार्ट रेट मोर देन 120 पर मिनट है, पल्सस पैराडॉक्सस प्रेजेंट भी हो सकता है, एब्सेंट भी हो सकता है ना। पल्सस पैराडॉक्सस मतलब बेसिकली जो हमारा जो बीपी है, जो हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, वो डिक्रीज बाय 10 mm ऑफ Hg ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, दैट इज पल्सस पैराडॉक्सस प्रेजेंट भी हो सकता है, एब्सेंस भी हो सकता है, एंड लाउड ब्रोंकाई है, मतलब कि स्नोरिंग लाइक साउंड, मतलब क्योंकि सिक्रीशन भरा हुआ अंदर, तो स्नोरिंग लाइक साउंड आपको ऑस्कल्टेट होगा, है ना। सो अगर ये सारी चीजें प्रेजेंट है एंड जो भी आप कन्वेंशनल थेरेपी दे रहे हो, पेशेंट स्टिल नॉट रिस्पॉन्डिंग, सो इट इज टर्म्ड एज एक्यूट सीवियर अस्थमा और स्टेटस अस्थमेटिकस, ठीक है ना। सो इस केस में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल हाई फॉलोअर पोजीशन तो पेशेंट को देना ही देना है, क्योंकि वो लेट तो बिल्कुल नहीं सकता है, यू हैव टू गिव द हाई फॉलोअर पोजीशन सो दैट थोड़ा तो उसको सांस लेने में इजी हो, ठीक है ना। प्लस ऑक्सीजन देने की नीड पड़ सकती है, ऑक्सीजन एडमिनिस्टर टू ट्रीट, क्योंकि डिस्पनिया है ना, साइनोसिस भी हो रखा है, क्योंकि PaO2 भी कम हो जाता है ना, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन भी कम होगा, क्योंकि प्रॉपर गैस एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, पूरा कंस्ट्रक्शन है, पूरा ऑब्स्ट्रक्शन है, पूरा गैस एक्सचेंज प्रॉपर नहीं होगा, सो PaO2 भी कम होगा, सो साइनोसिस हो सकता है, डिस्पनिया हो सकता है, सो आपको ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करना पड़ सकता है। एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट नो यू हैव टू गिव द नेबुलाइजेशन विद साल्ब्यूटामोल। साल्ब्यूटामोल क्या था, दैट इज साबा, शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट, है ना, दैट इज द साल्ब्यूटामोल। तो यहाँ पे आप क्या दोगे, आप इनहेलेशन फॉर्म में नहीं दोगे, यू हैव टू गिव द नेबुलाइजेशन, आपको क्या देना है, नेबुलाइजेशन दे सकते हैं। उसके अलावा आप इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड, दैट इज हमने पढ़ाया था ना पिछली बार, डेट इज द एंटीकोलिनर्जिक है, जो कि ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन को कम करेगा, सो इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड का नेबुलाइजेशन दे सकते हैं। उसके अलावा आपको इंट्रावीनस आपको हाइड्रोकॉर्टिसोन देना पड़ेगा, डेट इज द स्टेरॉइड्स। उसके अलावा आपको मैग्नीशियम सल्फेट देना पड़ेगा, है ना। सो ये कुछ ड्रग्स आपको देना पड़ेगा। सो अगर मैं सिंपल लाइन में बोलो तो जो हमारा फॉर कंट्रोलर या फिर प्राइमरी प्रिवेंशन के लिए जो हमारा परसिस्टेंट अस्थमा होता है, उसको प्रिवेंशन के लिए हम सिंपल लो डोज इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स या फिर लावा, दैट इज अ लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट भी दे सकते हैं, ठीक है ना। बट फॉर एक्यूट अस्थमा एक्सेजर्बेशन के लिए हम लो डोज इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स प्लस शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट देंगे, दैट इज द साल्ब्यूटामोल देंगे, ठीक है ना, साल्ब्यूटामोल देंगे। बट अगर सीवियर एक्यूट अस्थमा है, सीवियर एक्यूट अस्थमा है मतलब कि अस्थमा अस्थमेटिकस है, तो आपको क्या देना है, यू हैव टू गिव द नेबुलाइजेशन, नेब मतलब कि नेबुलाइजेशन विद साल्ब्यूटामोल, साबा, ठीक है ना। सो ये हमारे बहुत फॉर्म के होते हैं, दैट इज नोन एज MDI, मीटर डोज इनहेलर। इसी में हमारा लाइक ब्यूटीसोनाइड हो गया, फॉर्मेटिरोल होता है, वो इनहेल किया जाता है, इस तरीके से पफ करते हैं। दिस इज द प्रॉपर पोजिशन, आपको ये भी पता होना चाहिए। एंड लाइक इन सम केसेस हम उनको स्पेसर भी बोलते हैं कि स्पेसर के थ्रू लो, क्योंकि ये स्पेसर, इसको स्पेसर बोलते हैं। ये इमेज इंपॉर्टेंट है फॉर नॉर्सेट पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि नॉर्सेट में इमेज से भी MCQ आता है। दिस इज नोन एज इनहेलर, मल्टी डोज इनहेलर, एंड दिस इज स्पेसर। स्पेसर के फायदे क्या होते हैं, स्पेसर के फायदे पूछते हैं। सो स्पेसर का फायदा क्या होता है ना, कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि प्रॉपर अमाउंट ऑफ मतलब ड्रग का वेस्टेज नहीं होता है, प्रॉपर अच्छे से वो लंग्स में प्रॉपर चला जाता है, ठीक है ना। प्लस साइड इफेक्ट्स भी कम होता है, मतलब साइड इफेक्ट बोले तो ब्यूटीसोनाइड, ब्यूटीसोनाइड क्या है, बेसिकली स्टेरॉइड्स है। सो उसकी वजह से ओरल थ्रश होने के चांसेस होते हैं, है ना। इसलिए जो पेशेंट ब्यूटीसोनाइड वगैरह लेते हैं उनको हमें बोलना होता है कि प्रॉपर एयर ओरल केयर या फिर ओरल हाइजीन मेंटेन करके रखना है। सो ओरल थ्रश के चांसेस भी मिनिमाइज हो जाता है बाय स्पेसर, और ड्रग भी वेस्ट कम होता है एंड प्रॉपर एक्शन हो पाता है ना। सो साइड इफेक्ट्स लाइक ओरल थ्रश जो है वो लेस होता है ना। ईजियर टू टेक, मेडिसिन को लेना भी बहुत ईजी हो जाता है, लाइक अच्छे से पूरा का पूरा मेडिसिन भी जाता है और लेना भी ईजी हो जाता है। सो ये हमारे स्पेसर के कुछ फायदे होते हैं। दिस इज द स्पेसर एंड दिस इज द नेबुलाइजेशन। लाइक अस्थमेटिकस में हम इसमें नेबुलाइजेशन देंगे, पूरा प्रॉपर देना है, ठीक है ना। सो ये हमारा
मैनेजमेंट है फॉर लाइक परसिस्टेंट अस्थमा एंड एक्यूट अस्थमा एग्जर्बेशन एंड फॉर क्या बोलते हैं एक्यूट सीवियर अस्थमा, दैट इज द स्टेटस अस्थमेटिकस। ठीक है, देन लास्ट में डायग्नोसिस मैंने आपको बताया था, ऑफ कोर्स फैमिली हिस्ट्री, क्योंकि ये फैमिली में किसी को होता है तो बहुत ज़्यादा चांस होता है कि उनके लाइक उनके बच्चों को भी हो। सो फैमिली हिस्ट्री हमें पता करना है। कुछ हमें एलर्जेंस किसी एलर्जन से कुछ हिस्ट्री पता करना है कि किसी लाइक डस्ट हो गया, कोई प्रॉपर कुछ पर्टिकुलर स्मोकिंग हो गया, सिगरेट हो गया है ना, सो उससे उसके बाद तो आपको सिम्टम्स वर्स नहीं होता, सो एलर्जेंस का पता करना है। स्पुटम माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन फॉर इसोनोफिल्स भी चेक करते हैं हम, क्योंकि बेसिकली ये हमारा इन्फ्लेमेटरी डिजीज है, सो इसोनोफिल्स काउंट भी इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है ना, एंड सीरम IgE लेवल्स भी चेक किया जाते हैं, प्लस स्पायरोमेट्री तो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पायरोमेट्री या फिर पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, जिसमें हम बेसिकली FEV1 चेक करते हैं, फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकेंड में, जो कि डिक्रीज होता है इन अस्थमा पेशेंट में। देन आप ब्रोंको डायलेटर देते हैं, ब्रोंको डायलेटर आपने दिया, लेट्स सपोज सावा या लावा जो भी दिया, उसके बाद आपने FEV1 चेक किया तो वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा बाय 12%, है ना। सो दैट इज नोन एज अस्थमा, क्योंकि अस्थमा में मैंने क्या बोला था कि ये रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल है, जो कंस्ट्रिक्शन हो रहा है ना वो रिवर्सिबल है। सो ऑफ कोर्स आपने रिवर्सिबल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो FEV1 है, FEV1 पहले कम है, देन आपने ब्रोंको डायलेटर दिया, देन FEV1 क्या हो गया, इंक्रीज हो गया बाय 12% या मोर देन 12%, सो दैट इज रिवर्सिबल है, मतलब कि अस्थमा है। ठीक है ना, उसके अलावा हम FEV1 और FVC रेशियो देखते हैं, वो भी डिक्रीज होता है इन अस्थमा में, एंड दिस इज द रिवर्सिबल आफ्टर ब्रोंको डायलेटर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस लाइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्लास में जब मैं आपको COPD पढ़ाऊंगी ना, उसमें ये रिवर्सिबिलिटी वाला नेचर नहीं होता है। ठीक है ना, उसमें भी ये डिक्रीज होते हैं, बट ये रिवर्सिबिलिटी नहीं होती है। इन अस्थमा ये रिवर्सिबल होता है। ठीक है ना, सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे लाइक रिगार्डिंग अस्थमा। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी, एक्यूट अस्थमा, स्टेटस अस्थमेटिकस, उसके अलावा 2-3 और टाइप्स होते हैं अस्थमा के, वो मैं कवर नहीं कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, वो मैंने कवर किया है। उसके ट्रीटमेंट आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, ब्यूडिसोनाइड हमारा फॉर्मिट्रिरोल हो गया, साल्ब्यूटामोल हो गया, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड हो गया, है ना, ओमेलिजुमैब वगैरह हो गया, है ना। सो ये सारे हमारे ड्रग्स थे। ये हमारा क्या बोलते हैं, पैथोफिजियोलॉजी था, लाइक जितने भी हमारे मास्ट सेल वगैरह एक्टिवेट होगा वो क्या करेंगे, वेजोडाइलेशन, जो परमेबिलिटी मेम्ब्रेन की है वो इंक्रीज कर देंगे, म्यूकस सिक्रेशन वहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा, WBC काउंट वहाँ पे बहुत सारे WBC आएगा, इन्फ्लेमेशन होगा, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होगा। सो बेसिकली ये हमारा पैथोफिजियोलॉजी हो गया, ये हमारे एलर्जेंस, ये हमारा एग्रीवेटिंग फैक्टर है, बिकॉज कुछ ट्रिगर्स चाहिए एंड देन ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होता है बेसिकली इन अस्थमा में, और वो रिवर्सिबल होता है। ठीक है ना, सो दैट इज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।